हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि श्री एकेडमी से आशीष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी। ये मेंस का इन्वायरमेंट का ही पोर्शन है, इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इन्वायरमेंट की बेसिक डेफिनेशन, इन्वायरमेंटल एथिक्स, स्कोप, एलिमेंट, ये सब देखे हैं। अब बायोडाइवर्सिटी आज हम लोग थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू किया जाए। सिंपल डेफिनेशन से देखते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डील्स विद द डिग्री ऑफ नेचर्स वैरायटी इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में नेचर की वैरायटी क्या है, मतलब कितने तरह के प्लांट, कितने तरह के एनिमल, कितने वैरायटी के प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, इस स्टडी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये जो वैरायटी है, दिस वैरायटी कैन बी ऑब्जर्व्ड एट 3 लेवल्स। जेनेटिक लेवल पे द जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन अ स्पीशी, द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर कितने अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं। तीसरा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया इनटू डिस्टिंक्टिव प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूट्स इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम के रूप में वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। भाई पहले हम लोगों ने जेनेटिक लेवल पे देखा, दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि किसी कम्युनिटी में वेरिएशन है कि नहीं प्लांट और एनिमल के। फिर हम एज एन इकोसिस्टम एज अ होल देखने लगे कि इकोसिस्टम में भी वेरिएबिलिटी है कि नहीं। कोई डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, कोई टुंड्रा हो सकता है। तो इन तीनों एस्पेक्ट को हमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी के लिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पीशी। जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउज स्पीशीज टू अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। दिस डाइवर्सिटी एम्स टू एंश्योर that some species survive drastic changes and thus carry on desirable gene। इसका सीधा मतलब ये है कि स्पीशी एक ही है, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप उनमें वैरायटी है। एक ही स्पीशी है, फॉर एग्जांपल होमोसेपियन। अब एक अफ्रीकन इंडियन से अलग दिखेगा, या एक इंडियन चाइनीज़ से अलग दिखेगा, हैं सभी होमोसेपियन ही, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें वैरायटी है। द डाइवर्सिटी इन वाइल्ड स्पीशीज़ फॉर्म्स द जीन पूल। और ये जो एक ही स्पीशी के अंदर जो बहुत सारी वैरायटी होती है, ये जीन पूल का काम करता है। इसका सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं कि ये इंटर ब्रीडिंग में बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल एक कोई ख़राब नस्ल की गाय है, उसको एक अच्छे नस्ल के बैल के साथ इंटर ब्रीड करवा देते हैं ताकि जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा वो बेटर क्वालिटी का हो, ठीक है। तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी का मेन काम जो है। दूसरा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, सिंपल है, जैसे मैंगो। अब आम है तो एक ही स्पीशी मैग्नीफेरा इंडिका ही है, पर अलग अलग इसके प्रकार के, जैसे अल्फांसो हो गया, केसर हो गया, तो हैं सब मैंगो ही, लेकिन इनमें कुछ जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, इसलिए अलग अलग तरह के हैं। दूसरा डाइवर्सिटी हम लोग देखते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं पूरा कम्युनिटी लेवल पे, जहाँ पे अलग अलग प्लांट हैं, अलग अलग एनिमल हैं, उनमें क्या वो कैसे वेरी कर रहे हैं, उनमें क्या वेरिएबिलिटी है। तो स्पीशी डाइवर्सिटी इनकॉर्पोरेट्स बोथ स्पीशीज़ रिचनेस एंड स्पीशीज़ इवननेस। मतलब स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें स्पीशीज़ रिचनेस को भी समझना पड़ेगा और स्पीशीज़ इवननेस को भी समझना पड़ेगा। तो अब एक एक करके देखते हैं। स्पीशीज़ रिचनेस, इट इज़ द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन अ कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी में कितने अलग अलग प्रकार के स्पीशीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जंगल है, वहाँ पे टाइगर है, टाइगर की संख्या है 3, डियर है उसकी संख्या है 100 और मंकी का नंबर है 50। सिर्फ 3 जानवर रहते हैं एक जंगल में, टाइगर, डियर और मंकी। तो स्पीशीज़ रिचनेस क्या हो गई, 3। अलग अलग प्रजाति के कितने लोग रहते हैं किसी कम्युनिटी में, ये होता है स्पीशीज़ रिचनेस। स्पीशीज़ इवननेस, species evenness is a measure of the relative abundance of different species making up the richness of an area। कौन कितनी संख्या में है, कौन सी स्पीशीज़ कितनी संख्या में है, ये बताता है स्पीशीज़ इवननेस। इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। आपके सामने दो ग्रुप दिख रहे हैं। अगर आप पहला वाला देखें जो कम्युनिटी 1 है, तो इसमें प्लांट की 4 अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ABCD, लेकिन इनका रिलेटिव अबंडेंस देखिए, A 25%, B 25%, C 25%, D 25%। यानी ये पूरी तरीके से एक इवन कम्युनिटी है,
जहाँ पे सारे स्पीशीज़ एक ही बराबर संख्या में हैं। बल्कि आप कम्युनिटी 2 देखिए तो ए 80% है, फिर बी और सी 5-5% और डी 10%। यानी ये जो सेकेंड कम्युनिटी है, एक तो ये अनइवन है, दूसरे ये पूरी तरीके से स्पीशी ए पर टिल्टेड है। ठीक है। दोनों ही केस में स्पीशीज़ रिचनेस 4 है कि हमारे पास स्पीशीज़ तो 4 ही हैं, ए बी सी डी, बट इनका रिलेटिव अबंडेंस में डिफरेंस है। तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग कम्युनिटी लेवल पर डाइवर्सिटी देख रहे थे। अब हम देखते हैं कि इससे भी और ऊपर कि इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। क्या सारे इकोसिस्टम एक जैसे हैं? इकोसिस्टम में भी अपने अपने वेरिएशन है। कहीं टुंड्रा है, कहीं पर्मा फ्रॉस्ट है, कहीं अल्पाइन है, कहीं रेन फॉरेस्ट है। तो इस लेवल पर डाइवर्सिटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू different types of habitats. A habitat is the cumulative factor of climate, vegetation and geography of a region. It includes various biological zones like a desert, lake, coast, estuaries, wetlands, mangroves, coral reefs, etc. हर इकोसिस्टम का अपना वेजिटेशन होता है, अपना क्लाइमेट टाइप होता है, और उस वेजिटेशन और क्लाइमेट टाइप के हिसाब से उस इकोसिस्टम में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ये एग्जांपल है, जैसे रेन फॉरेस्ट है, अब और मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, एस्टूरी है। अब रेन फॉरेस्ट में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मैंग्रोव, या मैंग्रोव की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टुंड्रा रीजन जो पर्मा फ्रॉस्ट होता है। ठीक है। अब इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से बांटा गया है? बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया रिप्रेजेंट 2 realms, 5 biomes, 10 biogeographic zone एंड 25 biogeographic provinces। अब ये क्या है, इनको एक एक तरह से पढ़ते हैं। A realm is a continent or subcontinent sized area with unifying features of geography and fauna and flora। एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्टिनेंट साइज या एक सब कॉन्टिनेंट साइज का एक लैंड मास, बट उसमें बात क्या है, इट इज़ मार्क्ड बाय सिमिलर टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना। वहाँ लगभग एक ही प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा एरिया हो गया, और ये जो पूरा वर्ल्ड है वो 8 रेल्म्स में डिवाइडेड है, और उन 8 रेल्म्स में इंडिया के अंदर 2 रेल्म आते हैं। द इंडियन रीजन इज़ कम्पोज ऑफ 2 रेल्म्स, दे आर द हिमालयन रीजन रिप्रेजेंटेड बाय पैलेआर्कटिक रेल्म, एंड द सेकेंड वन इज़ द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय ओरिएंटल रेल्म, इसको मलायन रेल्म भी कहते हैं। तो ये एक बार देख लीजिए, बहुत तरीके के हैं। निया आर्कटिक है, पैले आर्कटिक है, ओरिएंटल है, ये आपको दिख रहा होगा पहले आर्कटिक। ये जो हिमालयन रीजन है वो थोड़ा सा पहले आर्कटिक में आता है, और ये बाकी जो पूरा पेनिनसुलर इंडिया है और ख़ासकर साउथ ईस्ट एशिया जो पूरा है वो ओरिएंटल रेल्म में आता है। ठीक है। अब चलते हैं बायोम्स। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में 5 तरह के बायोम्स हैं। तो बायोम होता कैसा है? द टर्म बायोम मीन्स द मेन ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन एरियाज ऑफ सर्टेन क्लाइमेट पैटर्न्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन क्लाइमेट बेसिस इज बायोम्स। सिंपल। द 5 बायोम्स ऑफ इंडिया आर ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ये अपना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, एवरग्रीन जिनको कहते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई और डेसिडुअस फॉरेस्ट। वार्म डिज़र्ट एंड सेमी डिज़र्ट, ये अपना राजस्थान और कच्छ वाला एरिया। कॉनीफेरस फॉरेस्ट, जहाँ पे ये पाइन वगैरह, पाइन, चीर, इस तरह के जो पेड़ होते हैं। कॉनीफेरस फॉरेस्ट ये एक्चुअली सी लेवल से 3000 मीटर ऊपर तक पाए जाते हैं। लास्ट आता है अपना अल्पाइन मीडोज़, जिसको टुंड्रा कहते हैं, जहाँ पे ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है, मतलब इस रीजन में कोई ट्री नहीं मिलते। कुछ लाइकेन, मॉसेस, कुछ इस तरह के घास वगैरह कुछ मिलता है, और कुछ बहुत कम विशेष प्रकार के जानवर। तो ये हो गया अपना टुंड्रा रीजन। तो ये 5 क्लाइमेटिक डिवीज़न हैं इंडिया में। अब आपको ये मैसेज में ये बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मध्य प्रदेश इनमें से कौन से रीजन में आता है। ठीक है, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं बायोजियोग्राफिक जोन्स। बायोजियोग्राफिक जोन्स डील्स विद जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अभी तक हम लोग ने क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा जो बायोम कहलाता था। अब बायोजियोग्राफिक जोन्स देख रहे हैं जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। बायोडाइवर्सिटी में चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, हमेशा फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज करने वाले आते हैं।
तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत स्कोरिंग पार्ट है ये। तो बायो जियोग्राफिक जोन्स टोटल 10 हैं। ट्रांस हिमालय है, डिजर्ट है, सेमी एरिड है, वेस्टर्न घाट है, डेक्कन पेनिनसुला है, गैंजेटिक प्लेन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, आइलैंड्स हो गए, कोस्ट। ये है बायो जियोग्राफिक जोन। अब ये छोटे छोटे जोग्राफिकल जोन में बांटने का मतलब ये है कि बेटर प्लानिंग हो सके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। बायो जियोग्राफिक जोन्स आर यूज एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। हाँ, वही बताया जैसे ये मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें अलग अलग बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं। ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया जिसमें अपना मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। थोड़ा सा डेक्कन प्लेटू का भी पार्ट है जो मध्य प्रदेश को कवर कर रहा है। बाकी आप इसको आराम से देख सकते हैं इस मैप को। अब चलते हैं बायो जियोग्राफिक प्रोविंस। बायो जियोग्राफिक प्रोविंस क्या है? बायो जियोग्राफिकल जोन को और छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, उसका भी सब डिवीजन कर दिया है, यही कहलाता है बायो जियोग्राफिक प्रोविंस। ये टोटल 25 हैं। इनको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में बायो जियोग्राफिक जोन्स लिखे हैं और उसके राइट हैंड साइड में उसी को तोड़कर, उसी को काटकर जो छोटे छोटे प्रोविंस बना दिए गए हैं उसी एक बायो जियोग्राफिक जोन में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइट हैंड साइड में। जैसे आप हिमालय में देखिए तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्ट हिमालय, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि जो डेक्कन पेनिनसुला है उसका ये सेंट्रल हाईलैंड और सेंट्रल प्लेटो, ये जो पार्ट है वो मध्य प्रदेश में भी आता है। तो मध्य प्रदेश में अपने अगर हम लोग ये देखें बायो जियोग्राफिक प्रोविंस के हिसाब से देखें तो ये दोनों प्रोविंसेस आते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसके दो मेथड हैं। एक तो इन सिटू है। इन सिटू मतलब व्हेन होल हैबिटेट इज़ कंजर्व। मान लीजिए कहीं पे जंगल है, आपको लगा कि भाई इसको पूरा का पूरा जंगल एक साथ ही प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि जंगल के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो अब ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगी। इस मेथड को कहते हैं इन सिटू। इन सिटू इज़ ऑल्सो नोन एज ऑन साइट कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एट ऑल इट्स लेवल एज एन इंटैक्ट इकोसिस्टम कैन बी बेस्ट प्रिजर्व्ड in situ by setting aside an adequate representation of wilderness as protected areas। ये इसकी एक अच्छी खासी डेफिनेशन है कि भाई इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, जब पूरा का पूरा हैबिटेट ही कंजर्व कर दिया जाए एंड बायोडाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल इज कंजर्व्ड। These should consist of a network of national parks and wildlife sanctuary with each distinctive ecosystem included in the network। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रियल में है तो जंगल ही, और इन पूरे जंगलों को हमने प्रोटेक्ट कर लिया और इनको नेशनल पार्क का नाम दे दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे दिया। तो ये है एक इन सिटू वे ऑफ कंजर्वेशन। फिर आगे बढ़ते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन की तरफ। एक्स सिटू मतलब ऑफ साइट। इन सिटू था ऑन साइट, एक्स सिटू है ऑफ साइट। ऑफ साइट कंजर्वेशन टेक्निक्स आर इम्प्लीमेंटेड अवे फ्रॉम द टारगेट्स नेचुरल हैबिटेट इन अ केयरफुली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अगर कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसको जंगल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ख़त्म हो जाएगी। तो उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है, ताकि जैसे ज़ू, चिड़ियाघर, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, यहाँ पे इनको अपने हैबिटेट से दूर बहुत ही कंट्रोल और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है और कोशिश किया जाता है कि ये एक्सटिंक्ट ना हो। अब नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। द ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मायर्स coined the term biodiversity hotspot in 1988. Biodiversity hotspots are region with high species richness and a high degree of endemism. Endemism means when a particular species is found in a particular place only. उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही पाया जा रहा है वो स्पीशी, और कहीं और नहीं मिलता। तो इसके दो तरीके हैं किसी रीजन को हॉटस्पॉट कैसे डिक्लेयर करना है। पहला, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट। 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट होना चाहिए एज एंडेमिक्स, कि बस वहीं पाए जाते हो। इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटाट। इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। मतलब ऐसे रीजन जहाँ पे जो कि प्लांट और एनिमल के हिसाब से जहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस बहुत है,
पर वो ख़त्म होते जा रहे हैं या बहुत थ्रेटेंड हालत में हैं, उनको डिक्लेयर किया जाता है हॉटस्पॉट। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रीजन्स हैं। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल हैज़ आइडेंटिफाइड 35 हॉटस्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसे 35 हॉटस्पॉट हैं और इंडिया में 4 हैं। हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, इंडिया जो 35 हॉटस्पॉट है पूरी दुनिया में, उसमें से 4 हॉटस्पॉट इंडिया में हैं। पहला है हिमालय, इट इंक्लूड्स द एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन एंड दैट फॉलिंग इन पाकिस्तान ऑल्सो, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। यहाँ पे जो भी हमारा हिमालय रीजन है वो हॉटस्पॉट में गिना जाता है, और हिमालय इंडिया में भी है तो वो ये इंडियन रीजन भी हुआ। फिर इंडो बर्मा, इट इंक्लूड्स एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट असम एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया असम को छोड़ के और आइलैंड जो है अंडमान को छोड़कर। इसके अलावा इसी इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड सदर्न चाइना भी आता है। फिर सुंदालैंड्स, सुंदालैंड एक्चुअली पूरा मतलब ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशिया है, अलॉन्ग विथ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फिर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, वो पूरा वेस्टर्न घाट जो नीचे श्रीलंका तक जाता है वो भी हॉटस्पॉट रीजन है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि निकोबार तो हॉटस्पॉट है क्योंकि वो सुंदालैंड में आता है, पर अंडमान जो है हॉटस्पॉट नहीं है। ये ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हॉटस्पॉट इन इंडिया ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, एज पर यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? कोई नेशनल पार्क है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास के एरिया को भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मतलब आप नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो प्रिस्टीन एरिया हो गया आपका। अब उसके जो अगल बगल का जो रीजन है उसमें भी हल्का सा रेगुलेशन कर दिए ताकि कोई उस जगह को ख़राब ना करे, और वो जगहें जो हैं जो बफर एरिया में आता है या जो आसपास का ट्रांजिशन एरिया हो गया, वो रिसर्च के पर्पज़ पर, मॉनिटरिंग के पर्पज़ पे, एस्थेटिक वैल्यू के हिसाब से यूज़ में लाया जाए ताकि फॉरेस्ट की रिसर्च भी साथ में होती रहे और मॉनिटरिंग भी, प्लस जो ट्राइबल्स रहते हैं फॉरेस्ट के आसपास उनके राइट्स भी हैम्पर ना हो। ये पूरा तरीका है बायोस्फीयर रिजर्व का। तो इसके डेफिनेशन में आ जाते हैं कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व्स इंक्लूड टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ईच साइट प्रमोट्स सॉल्यूशन रिकॉन्साइलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ इट्स सस्टेनेबल यूज़। सिर्फ कंजर्व नहीं करना है बायोडाइवर्सिटी को, उसका यूज़ भी करना है बट सस्टेनेबल तरीके से। बायोस्फीयर प्रोवाइड्स लोकल सोल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये यूनेस्को की पूरी डेफिनेशन है, इसको देख लीजिएगा एक बार। तो बायोस्फीयर रिजर्व का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो कुछ ऐसा होगा। बीच में कोर एरिया है, कोर एरिया ऑलरेडी प्रिजर्व है, ये कोई नेशनल पार्क हो सकता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। आसपास के एरिया को बफर जोन कर दिए जहाँ पे टूरिज़्म अलाउ है, जहाँ पे रिसर्च अलाउ है, एजुकेशन रिसर्च पर्पज़ के लिए बफर जोन बनाया जाता है। ट्रांजिशनल एरिया वो कर दिए जहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अलाउ हो सकता है, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट बन सकते हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ट्राइब्स हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। उसके अंदर बफर जोन है, उसके अंदर एकदम प्रोटेक्टेड एरिया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की परिकल्पना ये है कि भाई बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व भी होना चाहिए, साथ में रिसर्च भी होना चाहिए, साथ में टूरिज़्म भी होना चाहिए, उसका एस्थेटिक वैल्यू भी होनी चाहिए, और ट्राइबल के राइट्स को भी उनके ट्राइबल्स के राइट को भी के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व। पूरे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये जो न्यूली एडेड हैं वो देख लीजिएगा कि कच्छ को भी अभी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है। फिर पन्ना भी है अपने मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मध्य प्रदेश में 3 हैं। एक अचानक मार अमरकंटक है जो आधा छत्तीसगढ़ में है, आधा मध्य प्रदेश में है। फिर पचमढ़ी तो है ही, और तीसरा अभी नया जो ऐड हुआ है वो है पन्ना। तो ये याद रख लीजिएगा, एक बार नाम देख लीजिएगा बायोस्फीयर रिजर्व के, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें खासकर नॉर्थ ईस्ट में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको भी एक बार ध्यान दीजिएगा। अब बायोडाइवर्सिटी इंटैक्ट तो है नहीं, बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, तो क्या कॉजेज़ हो सकते हैं फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो इसके मूलतः 4 कॉजेज़ हैं जिनको ईविल क्वार्टेट कहते हैं।
एक तो हैबिटेट लॉस है। हैबिटेट लॉस बहुत सारे रीज़न से हो सकता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज़, कोई ऐसी स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर देना जो इंडिजीनियस स्पीशीज़ के लिए घातक है। फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टस। अब यूकेलिप्टस जो है पानी बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब करता है, तो उसके अगल बगल जो प्लांट होंगे उनमें विल्टिंग हो जाती है, वो सूख जाते हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस जो है एक इन्वेजिव स्पीशी है, बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करता है सॉइल से, बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ होती है और अगल बगल के जो प्लांट है उनको मार देता है। चौथा हो गया सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक जानवर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो उस पर डिपेंडेंट जो जानवर हैं उनका भी एक्सटिंक्शन होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। कोई अगर मान लीजिए ऐसा कोई जानवर है जो फूड चेन में काफ़ी ऊपर है और वो अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो फिर कितने जानवर जो उस पर डिपेंडेंट है वो सब ख़त्म होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 कॉजेज़ हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। अब वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या यूज़ है, क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसका मूल्य है। प्रोडक्टिव वैल्यू, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच न्यू ड्रग्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे नए ड्रग हैं और बहुत सारे प्लांट हैं जैसे बेलाडोना, ठीक है, इससे बहुत सारे ड्रग बनते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, ये सब प्लांट से ही बनते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी तो है अगर नए ड्रग्स चाहिए। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी इनेबल्स साइंटिस्ट एंड फार्मर्स टू डेवलप बेटर क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल थ्रू केयरफुल ब्रीडिंग। इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि भाई अगर एक हाई यील्डिंग वैरायटी का प्लांट चाहिए हमें या बेटर ऑफस्प्रिंग चाहिए, तो उसका एक क्या तरीका है कि भाई उसी सेम स्पीशीज़ को ही थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन के साथ उसको इंटरब्रीड करवाया जाए ताकि जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो वो बेटर क्वालिटी का हो। फॉर द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट द बायोडाइवर्सिटी इन द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप प्लांट इज़ द बेसिस फॉर डेवलपिंग बेटर क्रॉप्स, वही चीज़ बोली गई है। फिर कंजम्पटिव यूज़ वैल्यू, जो डायरेक्ट हम कंज्यूम कर सकते हैं, द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टिम्बर, फूड, फ्यूल वुड, फॉडर, हंटिंग, ये सब कंजम्पटिव यूज़ हैं बायोडाइवर्सिटी के। एस्थेटिक वैल्यू, knowledge and an appreciation of the presence of biodiversity for its own sake is another reason to preserve it. Quite apart from killing wildlife for food, it is important as a tourist attraction. बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर। बिल्कुल सही बात है। इसका अपना एक एस्थेटिक वैल्यू है। अगर आप जंगल में जाएं और सिर्फ एक तरह के पेड़ आपको दिखाई दे पूरे जंगल में, तो उसका एस्थेटिक वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। जब आपको अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग जानवर दिखेंगे तो उसका एक अट्रैक्शन कुछ और रहता है। ये सिर्फ टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एस्थेटिक और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी है ही, फूड चेन प्रॉपर चलती रहे इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग प्रजाति के जानवर होना, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे होना। अब हम लोग आ जाते हैं सोशल वैल्यूज़ पर। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, देयर आर सेवरल सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ अटैच्ड टू इट। We have in our country a large number of sacred groves or देवराय preserved by tribal people in several states. बहुत सारे sacred groves हैं, वो पेड़ जिनको काटा नहीं जाता। जैसे राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ जो sacred grove माना जाता है बिश्नोई सेक्ट के लिए। बहुत सारे गांव में बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इनको काटा नहीं जाता और लोगों की मान्यताएं इनके साथ अटैच्ड हैं। द तुलसी हैज़ बीन प्लेस्ड एट आवर डोर स्टेप फॉर सेंचुरी। तुलसी का जो पौधा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे समाज में वो सबको मालूम ही है। सिम्बल्स फ्रॉम वाइल्ड स्पीशीज सच एज लॉयन ऑफ हिंदुइज्म, द एलिफेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड डाइटीज सच एज लॉर्ड गणेश हैव बीन वेनरेटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो बायोडाइवर्सिटी के साथ हमारे जो रिलीजियस एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ ठीक है, कंजम्पटिव यूज़ तो है ही, प्रोडक्टिव वैल्यू तो है ही, लेकिन इसका अपना कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है बायोडाइवर्सिटी का। इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला हुआ है इससे।
अभी लेक्चर और आएंगे, लेकिन आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और एक एक टॉपिक जो सिलेबस से रिलेटेड है वो आपको कवर कराया जाएगा निधिश्री एकेडमी में। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।